मुंबई के रेड लाइट इलाके में तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। पान की दुकान पर जोर जोर से गाना चल रहा था। शाम होते ही महफिल जमा हो गई। वहाँ एक बड़ा नामी कोठा था रत्नाबाई का। रत्नाबाई के कोठे पर बहुत सी सुंदर लड़कियाँ थीं जिनकी अच्छी से अच्छी मुँह मांगी कीमत लगाई जाती थी। रत्नाबाई 44 साल की बेहद ही सख्त महिला थी। कुछ देर बाद बबलू एक खूबसूरत सी नाजुक 20 साल की लड़की को अपने साथ ले आया। उसे देख रत्नाबाई ने कहा, कौन है ये बबलू? बबलू ने रत्नाबाई को कुछ इशारा किया और रत्नाबाई ने दूसरी लड़की को अंदर से बुलाया और उस लड़की को कहा, इस लड़की को अंदर ले जाए। वो लड़की बल्लू को देखने लगी तो बल्लू ने कहा, अब यही तेरा घर है, जा इस लड़की के साथ। और फिर दोनों लड़कियां अंदर चली गईं। बल्लू ने कहा, है ना खूबसूरत माल, इसे एक लड़का बेच गया, पूरे 24,000 रुपये दिए हैं मैंने इसके लिए। ये सुना रत्नाबाई ने कहा, वाह बल्लू, ये तो तूने अच्छा काम किया है, ये ले तेरा इनाम। और रत्नाबाई ने बल्लू को कुछ रुपए दिए। फिर बल्लू ने कहा, अच्छा चलता हूँ, उस लड़की को हुनर सिखाओ, और गाना गुनगुनाते हुए चला गया। रत्नाबाई उस लड़की के पास गई और बोली, ए छोरी, क्या नाम है तेरा? उस सहमी हुई लड़की ने कहा, जी चांदनी। तो रत्नाबाई ने कहा, आज से तू चंदा है, इस बाजार में चमकने वाली चंदा। ये सुन लड़की ने रोते हुए कहा, मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मुझे जाने दो। रत्नाबाई ने कहा, तेरी कीमत दी है, वसूली तो सही है। और यहाँ आने वाली हर लड़की ऐसे ही शुरू में नखरे दिखाती है, फिर उसे आदत लग जाती है। इस माहौल की पास ही खड़ी दूसरी लड़की से रत्ना ने कहा, ए निशा, इस लड़की को खाना दे दे। निशा खाना ले गई और बोली, खा ले, यूँ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, समझी ना। अब यही तेरा घर है, यही तेरा सब कुछ है और यहाँ से भागना नामुमकिन है। निशा चली गई और खाना ऐसा ही रखा रह गया। अगले दिन भी रत्नाबाई ने आकर चंदा को समझाया, पर चंदा टस से मस ना हुई। 2 दिन हो गए पर चंदा ने अन्न का एक दाना नहीं मुंह में डाला और ना ही रोना बंद किया। ये देख रत्नाबाई को बेहद गुस्सा आया और उसने कस कर 2-3 तमाचे चंदा को दे डाले। रात के करीब 10 बजे थे। निशा ने रत्नाबाई से कहा, वो लड़की चंदा ढीठ है, पड़ी हुई है, ना खाती है ना पीती है, ऐसे में तो मर जाएगी, अब क्या करें। ये सुन रत्नाबाई को चिंता हुई और उन्होंने बल्लू को फ़ोन कर कहा, मनोहर को कोठे पर लेकर आ। मनोहर उर्फ मुन्नू इस काम के माहिर था, उसे लड़कियों को सही करना बहुत अच्छे तरीके से आता था। मनोहर लोगों की नज़रों में एक टैक्सी ड्राइवर था, पर उसका असली काम लड़कियां सप्लाई करना था। मनोहर के आते ही रत्नाबाई ने चंदा के बारे में उसे बता दिया। मनोहर चंदा के कमरे में गया तो देखा चंदा बेहोश पड़ी है। मनोहर ने चंदा को उठाना चाहा तो उसका शरीर भट्टी की तरह बुखार से तप रहा था। तब मनोहर ने रत्नाबाई से कहा, ऐसे तो ये सचमुच लड़की मर जाएगी, ऐसा करो डॉक्टर को बुला लो। तो रत्नाबाई ने अपने पहचान के डॉक्टर को फ़ोन किया, पर वो शहर के बाहर था। अब क्या करे, किसी और डॉक्टर को बुला नहीं सकते क्योंकि कोई इस रेड लाइट एरिया में आएगा नहीं। तो बल्लू ने कहा, हम इस लड़की के अस्पताल ले चलते हैं। ये सुन रत्नाबाई ने कहा, नहीं, यदि ये लड़की भाग गई या फिर इसने मुंह खोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी अभी कोरोना के कारण धंधा मंदा चल रहा है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो अब क्या करें? बल्लू ने पूछा।
रत्नाबाई ने कहा, ऐसा करते हैं मनोहर, तू तेरी टैक्सी में डाल इस लड़की को, तेरी खोली में ले जाकर पास के कोई डॉक्टर को बुला के इस लड़की का इलाज करवा। जब लड़की ठीक हो जाए तो इसे वापस यहाँ ले आना। मनोहर ने कहा, ठीक है रत्नाबाई, और चंदा को उठाकर टैक्सी में लेटा दिया। उसे अपनी खोली में ले गया, खटिया पर लेटा पास के ही डॉक्टर को बुलाकर दिखा भी दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया और दवाई भी लिख दी और कहा, ध्यान रखे, खाना नहीं खाने से कमज़ोर हो गई है ये लड़की। मनोहर ताला बाहर से लगाकर दवाई फल होटल से खाना ले आया। मनोहर ने चंदा को दवाई दे दी और दूध पिला दिया। कुछ देर बाद मनोहर सो गया। आधी रात को चंदा को होश आया तो वो उठ बैठने लगी। उसका हाथ पास ही रखे स्टूल के गिलास पर टकराया और गिलास गिर गया। आवाज़ से मनोहर की नींद खुल गई और वो उठ गया तो चंदा ने मनोहर को देख पूछा, कौन हो तुम, दूर रहो मुझसे। तो मनोहर ने प्यार से कहा, मेरा नाम मनोहर है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। देखो खाना खा लो। और मनोहर चंदा को समझाने लगा। चंदा को भी कमजोरी लग रही थी तो उसने चुपचाप खाना खा लिया और खटिया पर लेट गई। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। पास ही जमीन पर मनोहर एक पतली सी चादर लेकर लेटा हुआ था तो ठंड से कांप रहा था। चंदा को कब नींद लग गई पता न चला। अगली सुबह चंदा की नींद खुली तो मनोहर चाय ले आया और बोला, पी लो। देखो चंदा, यूँ नखरे करने से कुछ नहीं होगा। तुमको इस बाजार में बेचू दिया गया है, अब यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम यहाँ इसलिए भलाई इसी में है कि इस सच को स्वीकार कर लो और आराम से रहो। मनोहर की बात सुन चंदा कुछ शांत हुई। कुछ देर बाद मनोहर बाहर से ताला लगाकर खाना ले आया। चंदा ने खाना खाया। मनोहर ने उसे दवाई दे दी। मनोहर बहुत ही अच्छे से चंदा की देखभाल कर रहा था। तेज बुखार आने पर पानी की पट्टियाँ रखता, उसके खाने पीने का ध्यान रखता, उसे अच्छी बातें करता। चंदा मनोहर को देख सोचती, कितना अच्छा इंसान है ये। चंदा को मनोहर के घर आए 3 दिन हो गए थे। अब उसे पहले से बेहतर लग रहा था। चौथे दिन मनोहर नीचे जमीन पर चटाई पर लेटा था। पतला सा चादर ही था उसके पास। बाहर कड़ाके की ठंड थी। उसने बेहद ठंड लग रही थी तो वो बुरी तरह कांप रहा था। ये देख चंदा को बुरा लगा और वो अपना कंबल ले मनोहर के पास जाकर उससे चिपक कर सो गई। मनोहर को बड़ा अच्छा लगा। जाड़े के मौसम में एक जवान लड़की दोनों से उस रात भूल हो गई। दोनों कब एक दूसरे के हो गए पता ना चला। अगले दिन मनोहर को बड़ा बुरा लगा। उसने ये अच्छा नहीं किया। उसने चंदा से माफ़ी मांगी तो चंदा ने कहा, भूल दोनों की थी तो उसके अकेले की नहीं। दोपहर को मनोहर को कुछ काम था तो बाहर चला गया। काम निपटाते हुए 2 घंटे लग गए। इस बीच उसे याद आया आज वो बाहर से ताला लगाना शायद भूल गया है। उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? कहीं चंदा भाग गई तो रत्नाबाई उसे कच्चा चबा जाएगी। वो भागता हुआ घर गया तो देखा चंदा घर में ही है। उसकी जान में जान आई। घर पहुंच देखा घर में खिचड़ी की सुगंध आ रही थी। घर बेहद साफ है, कपड़े सभी धो दिए। ये देख बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो चंदा ने कहा, ठीक है, महसूस कर रही थी, सोचा कुछ काम ही कर लूं। कितना गंदा कर रखा है सब कुछ। फिर डिब्बे में दाल चावल दिखे तो खिचड़ी बना दी। तुम भागते हुए क्यों आए? तुम्हें यही लगा ना मैं भाग जाऊंगी। आगे चंदा ने कहा, 4 दिन पहले मैं यही सोच रही थी, इस दलदल से भाग जाऊं, पर फिर सोचा कि भाग के जाऊंगी कहाँ? कौन है मेरा वो जिसने प्यार किया? वो मुझे बेच के चला गया। मैं सुरेंद्र नाम के लड़के से प्यार करती थी।
सुरेंद्र एक जूते चप्पल की दुकान में काम करता था, मेरे ही गांव का था। मैं और सुरेंद्र एक दूसरे को चाहने लगे। सुरेंद्र और मेरी शादी होना मुमकिन न था। एक दिन सुरेंद्र ने कहा, चांदनी तू मेरे घर से गहने रुपए जो भी ले सकती है ले ले, हम मुंबई जा रहे हैं। वहाँ मैं एक कारखाने में काम करूँगा और तुझे भी काम पर लगवा दूँगा। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं सुरेंद्र की बात में आ गई। मेरे पिता एक किसान हैं, मेरी 2 बहनें हैं और मैंने ये तक न सोचा मेरे भागने के बाद उनका क्या होगा। बस रात के अंधेरे में कुछ हमने एक खोली ले ली। पर कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र ने मुझे बल्लू से मिलवाया और कहा, मेरा दोस्त है तू, इसके साथ जी, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। इसके घर में इसकी पत्नी है, तू आराम से रहना। मैं बल्लू के साथ आ गई। फिर पता चला वो एक कोठा है और सुरेंद्र ने मुझे बेच दिया है। अब बताओ यहाँ से भाग के मैं कहाँ जाऊँगी? घर किस से मुँह जाऊँगी? मैं पास में अब कोई रास्ता नहीं है। यही मेरी नियत ही है। कहते हुए चंदा ने अपने आंसू पोंछ लिए। चंदा ने कहा, खाना खा लो, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, और थाली लगा दी। आज बहुत समय के बाद मनोहर ने घर का बना खाना खाया था तो उसे माँ की याद आ गई। रात को दोनों सो गए। मनोहर का मन अतीत में भटक गया। मनोहर ऐसा ना था। वो गांव में था, 10वीं पास था, एक साड़ी की दुकान में काम करता था। वहाँ उसे साड़ी की दुकान में सेठ की बेटी रानी से प्रेम हो गया। दोनों को प्रेम परवान चढ़ने लगा। रानी मनोहर के प्रेम में बेहद ही पागल थी और मनोहर रानी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसी बातें छोटे से गांव में छुपाए कहाँ छिपती है। सेठ जी को रानी और मनोहर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मनोहर की खूब पिटाई करवाई और कहा, अपनी हैसियत देखी, गरीब कहीं का, भूखा नंगा होकर बड़े सपने देखने चला। मेरी बेटी को बदला कर मेरा दामाद बनकर हड़पना चाहता है। इस पर मनोहर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस रानी दे दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इस पर सेठ जी ने उसकी खूब पिटाई करवाई और गांव से बाहर पटकवा दिया और कहा, आज के बाद इस गांव में दिखना भी मत, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मनोहर फिर कभी गांव नहीं लौटा, मुंबई आ गया। वो खूब धन दौलत कमाना चाहता था, चाहे गलत काम करे ही क्यों ना कमाए, बड़ा आदमी बनना चाहता था। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात बल्लू से हुई और बल्लू ने उसे इस धंधे में शामिल कर लिया। लोगों की नज़रों में वो टैक्सी चलाता है पर वो लड़कियां सप्लाई करता था। 5 महीनों में ही मनोहर रत्नाबाई का खास आदमी बन गया। पर कुछ दिन उसकी मुलाकात अपने गांव में एक आदमी से हुई और उसे पता चला कि रानी ने किसी और से शादी कर ली तो ये बुरी तरह टूट गया और पैसा कमाने की चाह और बढ़ गई। सोचते सोचते कब मनोहर को नींद लग गई पता न चला। सुबह बल्लू आया और बोला, रत्नाबाई ने चंदा को लाने को भेजा है। तो मनोहर ये सुन कुछ सोचने लगा और बोला, अभी भी उसे कमजोरी है, इसलिए रत्नाबाई से कह दो 2 दिन और रहने दे, फिर उसे ले जाएं। ये सुन बल्लू चला गया। मनोहर को चंदा से प्रेम हो गया था। उसके दूर जाने की कल्पना से उसका दिल कमज़ोर या झकझोर हो गया था। उस रात मनोहर ज़मीन पर सोया तो चंदा फिर उसके पास जा सो गई। मनोहर ने कहा, चंदा मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। ये सुन चंदा ने भी कहा, तुम अच्छे इंसान हो, ये गलत राय छोड़ दो, इस दलदल से कोई भी लड़की जाना नहीं चाहती, मैं भी नहीं, और रोने लगी। तो मनोहर ने कहा, रो मत, हम कल सुबह ही यहाँ से दूर चले जाएंगे। सुबह दोनों ने सामान बांधकर ताला लगाकर भाग गए। बल्लू की बात सुन रत्नाबाई को कुछ शक हुआ और उसने सुबह अपने 3-6 आदमी बल्लू संग मनोहर के घर भेजे। कहा, चंदा को लेकर आओ। बल्लू मनोहर के घर गया तो ताला लगा था। बल्लू ने तुरंत रेलाबाई को फ़ोन किया और ये बात कही।
रत्नाबाई ने उन्हें बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड ढूंढने को कहा और अपने कुछ और आदमी भी इस काम में लगा दिए। हथियार लेकर रत्नाबाई के लोग सब जगह ढूंढ रहे थे। बल्लू कुछ आदमियों के संग रेलवे स्टेशन पर ढूंढ रहा था। बल्लू एक डिब्बे में घुसा और उसकी नज़र मनोहर पर पड़ी। मनोहर बल्लू को देख सक पका गया और चंदा भी डर गई। डर कर मनोहर से चिपक गई। ट्रेन हॉर्न बजा चुकी थी, निकलने ही वाली थी। तभी बाहर से एक आदमी ने चिल्ला के बल्लू से पूछा, मिले क्या ये दोनों? तो बल्लू ने कहा, नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं है। ये सुन मनोहर हैरान था। फिर बल्लू ने मनोहर से कहा, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। इस नर्क से निकल गई जिंदगी जियो। बल्लू ट्रेन से उतर गया और ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। मनोहर ने चंदा के बाहों में भर लिया। दोनों बहुत खुश थे। चंदा समझ गई थी, किसी पर इतना ज़्यादा भी यकीन मत करो कि उसकी बातों में आकर अपना सब कुछ घर लुटा दो। और मनोहर को भी समझ में आ गया कि अमीर बनने की चाह में कभी भी गलत रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि पैसा ज़रूर कमा लेते हैं पर वो सुकून नहीं मिलता। दोनों एक गांव में जाकर बस गए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।